नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी पत्रकारिता की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति और आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश की मौजूदगी मेरे साथ इस वक्त है। बहुत स्वागत पहले तो सर आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तमाम विषयों पर मेरी आपसे बातचीत यहाँ पर कोशिश रहेगी और तमाम सवाल भी है, क्योंकि जाहिर है सेना के जवान कैंप से तैयार होती है। कैंप बहुत बड़ा दायरा होता है जहां पर सेना के जवान तैयार होती है, लेकिन पत्रकारिता के जवान यानी कि पत्रकारिता के छात्र जहां पर पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक सपना लिए यहां पर छात्र पहुंचते हैं कि मुझे पत्रकार बनना है। और इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे सवाल यही लूंगा कि आईआईएमसी के महानिदेशक रहे, देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना जाता है पत्रकारिता का, और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति आपकी सेवाएं चल रही हैं। माखनलाल को कितना बदला है केजी सुरेश जी ने? देखिए, माखनलाल तो पहले से ही बहुत स्थापित विश्वविद्यालय है। एशिया का पहला और भारतवर्ष का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय। कुल मिलाकर 4 परिसर, 1600 के करीब संबद्ध अध्ययन संस्थाएं और लगभग 2 लाख विद्यार्थी। लेकिन पिछले 4 वर्षों में मैंने प्रयास क्या है कि इसको एक नए पहचान दिलाएं, और इसमें हमने मैं आपको कुछ उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में हमने 3 नए परिसर में हस्तांतरित हुए। भोपाल में बिल्कुल एक अत्याधुनिक परिसर माखनपुरम, बिशनखेड़ी, भोपाल के बिल्कुल शहर से सटा हुआ, वहां हम 50 एकड़ की जो है जगह में एक कैंपस में हमने शिफ्ट कर लिया है, और वहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। स्टूडियो हो या आपके रेडियो, हमारा अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इसी प्रकार रीवा में जो है बिल्कुल एक नए परिसर में हम शिफ्ट हो गए। इसी प्रकार हम लोग जो है आपके दतिया में शिफ्ट हो गए, और जल्दी ही खंडवा में भी भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रही है। इसके सिवाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में हमारे विद्यार्थी 3 वर्ष पूर्ण करके 4थे वर्ष में जा रहे हैं। नैक के साइकिल में हम पहली बार आ गए। CUET के साइकिल में हम लोग पहली बार इस वर्ष आए। इसी प्रकार पहली बार हम इंडिया टुडे, द वीक जैसे जो रैंकिंग्स होती है उसमें टॉप 10 में हमारी गिनती होने लग गई है। और कई पुरस्कार हमने नए विभाग शुरू किए, जैसे सिनेमा अध्ययन विभाग है, भारतीय भाषा विभाग है, भरत मुनि शोधपीठ है, इत्यादि बहुत सारे नए प्रयोग चल रहे हैं। जल्दी एक भाषा प्रयोगशाला हम स्थापित करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में बहुत सारे नवाचार हमने शुरू किए हैं, जिसके चलते जो है आज के विद्यार्थियों मीडिया की जो आवश्यकताएं हैं उसके मद्देनजर हम विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दें, और विद्यार्थियों को ही नहीं, अभी कार्यरत जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी प्रशिक्षण देने की हम व्यवस्था किए हुए हैं। केजी सुरेश साहब, मैं आपसे एक ही सवाल लूंगा, क्योंकि डिजिटल तकनीक की आप बात कर जी है, और 8 से 10 सालों में और उसके पहले अब ज्यादातर लोग भरोसा करने लगे हैं डिजिटल पर। खास जी पर जी डिजिटल पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय बहुत काम कर रहा है। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है डिजिटल से जुड़ा हुआ कि विश्वसनीयता डिजिटल की वो नहीं है जी जो होनी चाहिए। जी। एक शुरुआत में लगा था कि नहीं डिजिटल क्रांति कर देगा जी, लोग व्हाट्सएप पर खबर देखेंगे, लेकिन जब तक टेलीविजन पर खबर ना दिखे जी, तब तक या समाचार पत्र में ना पढ़े, खबर नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं आपने आईएमसी के बारे में बताया। आईआईएमसी में 2016 में महानिदेशक बनने के बाद मैंने पहली बार जो है डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया शुरू किया था, जबकि उससे पहले से ही 2016 से पहले से ही न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो आपके माखनलाल में चल रहा है। और आज वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, AR, VR हमने सब कुछ जोड़ दिया है। विद्यार्थियों के लिए अब एक नया डिजिटल लैब भी तैयार हो रहा है। तो हमारे विद्यार्थी बड़े संख्या में आज जो है डिजिटल के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और आपने दूसरा सवाल जो पूछा उसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, उसका एक कारण ये है कि नियमन नहीं है। जैसे मीडिया में, टेलीविजन में और प्रिंट मीडिया में नियमन की व्यवस्था है, हमारे डिजिटल में इस वक्त कोई ऐसा नियमन नहीं है, जिसके चलते जिसे कहता है, मैं उस शब्दावली के लिए क्षमा चाहता हूं कि हर एरा गैरा नथु खेरा, एक तरह से आज
अपना प्लेटफॉर्म चला रहा है, जिससे विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। गेट कीपिंग या संपादकीय जो प्रक्रिया जो बहुत आवश्यक है रेडियो और टीवी और प्रिंट के लिए, वो डिजिटल में नहीं है। एक व्यक्ति अकेले अपने मोबाइल के दम पर जो है, और वो चुनौती बड़े मीडिया घरानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रेपुटेटेड चैनल्स, बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल, देश के बिल्कुल प्रधानमंत्री को खबर देखनी है, देश की गृह मंत्री को खबर देखनी है, तमाम मंत्रियों को खबर देखनी है, यहाँ तक कि आम जनता को खबर देखनी है, तो लोग विश्वास तो नहीं करते। देखिए, जन साधारण के मन में जो एक व्यक्ति अपने मोबाइल से जो चैनल चला रहा है और जो बड़े रेप्यूटेड घराने जो चला रहे हैं, दोनों में उसको फर्क नहीं पता। इसलिए मीडिया साक्षरता की आवश्यकता है इस देश में, ताकि हम जनसाधारण को, श्रोता को, जो है आपके दर्शक को, पाठक को यह बताएं कि क्या मूलभूत फर्क है। एक आम नागरिक अपने आप जो पत्रकारिता कर रहा है, अपने आप को क्या कहते हैं, नागरिक पत्रकार कह रहा है, और एक सिटीजन जर्नलिस्ट जो कह रहा है, और उसमें और पेशेवर पत्रकारिता में क्या फर्क है, इस बुनियादी फर्क को समझाने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल ये भी है, एक एक करके मैं तमाम विषयों पर आपसे आता हूँ। देश की शिक्षा नीति जी, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। देश की शिक्षा नीति, यूजीसी नेट की चर्चा हो रही है और पीएचडी की चर्चा हो रही है। कभी नियम ये भी होता है कि पीएचडी आप तभी कर पाएंगे जब आप यूजीसी और नेट होंगे जी। कई लोग ये भी सलाह देते हैं कि नहीं, पीएचडी आप करिए और यूजीसी नेट की आपको जरूरत नहीं है, आप पीएचडी धारक हो गए तो प्रोफेसर बन जाए जी। तो इस पर आपका क्या रुख है और इस पर आपकी क्या विचार है? नहीं, मैं तो मानता हूं कि पीएचडी जो है आप कोई भी कर सकते हैं, उसके लिए नेट करना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपने नेट किया है तो आपको प्राथमिकता मिलती है। यूजीसी नेट किया है तो आपको जब हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, प्रवेश की परीक्षा, तो उसमें निश्चित ही उनको जो है बगैर उसके भी जो है उनको एडमिशन मिल सकता है। ये प्राथमिकता है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है कि आप यूजीसी नेट करेंगे तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए यूजीसी नेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है, पीएचडी करके ये तो आपका मन है कि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट, आज अब तो देखो एक तरह से बाध्यता हो गई है यूजीसी नेट क्लियर किए बगैर। वैसे पीएचडी के साथ भी जो है पुराने जितने भी लोग संकाय बने, उनके पास तो यूजीसी नेट है नहीं, वो तो पीएचडी के आधार पर ही आए। केजी सुरेश जी, वर्तमान में पत्रकारिता का स्वरूप बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आप देखिए कि मोबाइल एक टेलीविजन के लिए एक माध्यम बन चुका है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि उस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से आप आते हैं जहां पर एक सेना के जवान तैयार होते हैं कैंप में, बिल्कुल, और एक पत्रकारिता का शायद एशिया महाद्वीप की पहली यूनिवर्सिटी है पत्रकारिता की, जहां से एक बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार बनते हैं कि आप जहां जाइए वहां माखनलाल की छात्रा। बिल्कुल। तो वर्तमान का पत्रकारिता का जिस तरीके से स्वरूप बदल रहा है, क्या आने वाले समय में मीडिया के सामने किस तरीके की चुनौती रहने वाली है? आने वाले 10 सालों में और 15 साल में मीडिया कहां होगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? देखिए, मुझे तो देखिए, पहली बात तो आपने माखनलाल की बात कही, मुझे बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि कनिष्ठ स्तर से लेकर वरिष्ठ स्तर तक भारत के मीडिया में महत्वपूर्ण पदों पर जो है आज हमारे विद्यार्थी कार्यरत है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि भविष्य क्या है, मैं तो भविष्य को बहुत उज्जवल मानता हूं साहब। लेकिन हमें बशर्त है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, बशर्त है कि टेक्नोलॉजी का सकारात्मक दृष्टि से हम देखें, बशर्त है कि हम उसके अनुरूप स्किल डेवलपमेंट करें, यानी कि कौशल विकास करें, बशर्त है कि हम प्रशिक्षण उस हिसाब से लें। अब जो है, अगर आप कहेंगे कि मैं सिर्फ लिखूंगा बोलूंगा नहीं जी, या मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं जो हूं डिजिटल में काम नहीं करूंगा, तब तो नहीं होगा। आज का समय मल्टीटास्किंग का है। एक ही पत्रकार से यह उम्मीद किया जाता है कि वो रिपोर्टिंग भी करेगा और वो अपने मोबाइल फोन के दम पर जो है वो टेलीविजन के लिए भी रिपोर्ट करेगा और तुरंत ही सोशल मीडिया में भी उन खबर को लगाएगा। तो आज स्पीड का समय है, आज स्किल का समय है। तो जो पत्रकार मल्टीटास्किंग करेगा, समय के अनुसार बदलेगा, तो फिर मैं समझता हूं कि उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैंने तो यही पढ़ा था, मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आपके अंदर वो सीखने का ललक, टेक्नोलॉजी को समझने का, देखिए हम तो उस समय के थे जब हमारे पास तो टाइपराइटर हुआ करता था, तब पत्रकारिता करते थे। लेकिन आज मैं सोशल मीडिया में उतना ही सक्रिय हूं, तो मैं समझता हूं कि आज के हमारे लोगों को भी, हमारे उम्र के लोगों को जो मतलब 30-40 साल के अनुभव के बाद हम बैठे हैं, अगर हम भी मीडिया में टिकना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए अत्यावश्यक है कि हम समय के अनुसार, समय के अनुकूल हम बदलें, क्योंकि परिवर्तन ही जो है ये हमें गतिमान रखेगी। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक बड़ा माध्यम भी है सोशल मीडिया और डिजिटल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
सर एक सवाल और मेरे मन में इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिक्र आप भी अभी कर रहे हैं, जी जी, ओटीटी का एक नेगेटिव दिशा बन गई है। जी। बच्चे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल घर पर करने लगे जी। हैं और ओटीटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है एक पॉजिटिव वे में, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हैं। आप देखिए कि बच्चे दिन भर मोबाइल्स में है और मोबाइल्स में सिर्फ और सिर्फ वो ओटीटी पर तमाम तरह की ऐसी भाषा सीख रहे हैं जो वाकई में समाज के लिए किस तरीके से एक बड़ी चुनौती है। सूर्या जी देखिए, मैं थोड़ा सा एक भिन्न मत रखता हूं इस मामले में। नहीं सिर्फ मैं भाषा की बात, हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी से तो डरना नहीं चाहिए। हाँ, एक समय में जब कंप्यूटर आया था लोग कहते थे कि इससे बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान के लोग पूरे विश्व में जो है वो अपनी पहचान बना चुके हैं कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के नाम पर। इसी प्रकार जो है, टेलीविजन जब आया तो कहा गया कि प्रिंट खत्म हो जाएगा, डिजिटल जब आया तो बोला कि टेलीविजन खत्म हो जाएगा। इसे हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि भाषा का स्तर गिर गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा साहित्य से नाता टूट गया है। यह आवश्यक है कि हम अपना साहित्य से नाता फिर जोड़ें और अच्छा कंटेंट ओटीटी के माध्यम से, जो पारिवारिक कंटेंट है, उसको हम देने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक लोगों को ओटीटी के क्षेत्र में आने की जरूरत है। अब माखनलाल की तमाम पहलुओं पर भी आते हैं केजी सुरेश साहब, क्योंकि माखनलाल में एक आपने सामुदायिक रेडियो की शुरुआत की है जो वाकई में चर्चा का विषय बनी हुई है, और किस तरीके से वहां पर प्रैक्टिकल में खासतौर पर छात्र अपना योगदान दे रहे हैं और भविष्य के सपने संजो रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपने रेडियो के बारे में पूछा, बहुत सारे नवाचार हम कर रहे हैं, उनमें से एक है सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के आने से एक तो हमारे उस क्षेत्र में जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस तरीके से उनके लिए कस्टमाइज्ड हम कंटेंट तैयार कर पा रहे हैं, उनके लिए कृषि से संबंधित, लोक कलाओं से संबंधित, लोकगीतों से संबंधित, बाजार से संबंधित, जितना उनकी आवश्यकताएं उस समुदाय का है उसको हम दे रहे हैं। और कम्युनिटी रेडियो का मतलब ही है ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। समुदाय के ही सदस्यों द्वारा, उसमें जो है मात्र विद्यार्थियों द्वारा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमारे विद्यार्थियों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रहा है। न सिर्फ रेडियो स्टेशन के लिए रिपोर्टर बन के गांव-गांव घूमने का और रिपोर्ट संकलित करने का, अपितु ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र को, कृषि को समझने का। आज स्थापित होने के 6 महीने के अंदर ही हमने 15 अगस्त को, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, हम अभी 11 महीने हुए हैं, 5 महीने के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हमको 10 लाख रुपए का विज्ञापन दिया और 10 लाख रुपए में 180 एपिसोड तैयार करने के लिए कृषि से संबंधित। और हमारा क्षेत्र सीहोर से लगा हुआ है, जहां सरबती गेहूं जहां का बहुत ही मशहूर है, और उस क्षेत्र में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो यानी कि विकास पत्रकारिता का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है सामुदायिक रेडियो, और अगर विद्यार्थी को मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि वो दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए पूरी तरीके से वो प्रशिक्षित है और उसके अंदर हम वो क्षमता तैयार कर रहे हैं। अब एक और मैं विषय पर आता हूं यहाँ पर केजी सुरेश जी, क्योंकि लगातार जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, आप देश की वरिष्ठ पत्रकारों में आपका नाम आता है, तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों में आपने उस जमाने में काम किया है जब पत्रकारिता की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ABCD शुरू हो रही जी। तो सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से देश में लगातार 2014 के बाद मोदी सरकार की मौजूदगी जी, यहाँ पर शिक्षा को लेकर किस तरीके से काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर पूरे देश की शिक्षा पर मैं आपसे यहाँ पर कमेंट चाहूँ। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि माखनलाल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में है, और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो पत्रकार या कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में आता था वो सिर्फ अपने विषय से संबंधित जी, लेकिन अंतर विषयीय यानी कि इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी वो होता ही नहीं था। आज मेडिसिन का विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण म्यूजिक भी सीख सकता है, क्योंकि उसके इलेक्टिव्स में उसको वो विकल्प मिला हुआ है कि आज व्यक्ति विकास पर पूरी तरह फोकस है। सिर्फ आप उस विषय के विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, साथ साथ 4 विषय के और बारे में, यानी कि आप दुनिया से कट नहीं जाएंगे। आप उस विषय के साथ साथ जोर दिया है भारत के परंपरा पर, भारत के इतिहास पर, भारत के पहचान पर। यानी कि हमारा किसी भी क्षेत्र में अगर हमने मेडिसिन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि चरक ने क्या काम किया, सुश्रुत ने क्या काम किया।
इसी प्रकार पत्रकारिता में जो है हमारी एक परंपरा रही है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर नारद मुनि जिनको हम आदि संचारक कहते हैं, उनसे लेकर एक परंपरा रही है, संजय की एक परंपरा रही है महाभारत में। तो उस परंपरा को भी समझने की आवश्यकता, तो भारत के इतिहास और परंपरा को समझना। तीसरा, भाषाओं पर जोर, यानी कि भारतीय भाषाओं का महत्व, मातृभाषा का महत्व, इसको समझना। इसलिए हमने भी अपने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग हमने शुरू किया है, जहां हिंदी अनुवाद, प्रौद्योगिकी और साहित्य पर हमने जोर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से भाषा प्रयोगशाला हम स्थापित कर रहे हैं। तो जो शिक्षा नीति है, आज व्यक्ति का समुचित और सर्वांगीण विकास विद्यार्थी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। और हमें गर्व है कि हमने अपने विश्वविद्यालय में भी जो है हमने इसको महत्व दिया। आप देखिए, आपने पूरे शिक्षा की बात कही है, मध्य प्रदेश पहले प्रदेशों में है जहां हमने MBBS का पाठ्यक्रम जो है हिंदी में उपलब्ध कराई है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से भी जो बच्चा आता है, वो डॉक्टर बनने की तमन्ना रखता है, इच्छा रखता है, तो वो भी उस भाषा में, ठीक है टेक्निकल टर्म्स नहीं बदलें, लेकिन वो अपनी भाषा में पाठ्यक्रम पुस्तकों को पढ़ तो सकता है, अपनी भाषा में समझ तो सकता है, वरना उसको अंग्रेजी समझनी पड़ती है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ता, उसकी मजबूरी होती। आज वो अपनी भाषा में पढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सब शिक्षा नीति में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसका जो है नतीजा है। देश में शिक्षा नीति को लेकर तमाम तरह की विरोध प्रदर्शन भी हुए, लोग तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर भी आए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम सब्जेक्ट्स को ऐड इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जो इतिहास चला रहा है शिक्षा नीति का, उसको आप खत्म कर रहे हैं। तमाम तरह की सरकार पर सवाल उठे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट चाहता हूँ, किन बिंदुओं को सरकार ने बेहतर तरीके से शामिल किया जिन पर आपत्ति तो नहीं उठनी चाहिए, और अगर आपत्ति उठनी चाहिए तो सुझाव के साथ। मुझे नहीं लगता है सूर्या जी कि जहां इस देश में कोई ऐसा एक नीति बनी हो जिसमें इतना व्यापक चर्चा हुई है, गांव तक इस पर चर्चा हुई है, एक एक विद्यार्थी तक पहुंचने का प्रयास किया है, सभी शिक्षाविदों को इन्वॉल्व किया, वैज्ञानिकों को इन्वॉल्व किया है, सबने मिलकर जो है पूरे देश में चर्चा विमर्श, कई वर्षों के विमर्श के बाद जो है, अगर आप देखेंगे 2014 में जो प्रक्रिया शुरू हुई, 2019 में आकर जो है 5 वर्ष के बाद जो है हम उसको मतलब संपन्न किया हमने उस कार्य को, तब जाके। तो इतना व्यापक विमर्श के बाद जो है, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ उसका क्या ये क्रियान्वयन हो सकता है या नहीं, बस इसी पर जो है विरोध हुआ है। एक और सवाल मैं लूंगा, क्योंकि आपसे ही सवाल मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने लगातार पीटीआई में उस जमाने में अपनी सेवाएं दी हैं। वाकई में पीटीआई का सिर्फ और सिर्फ एक जमाना चला, वर्चस्व था, और बहुत वर्चस्व था, तमाम एजेंसियां इतनी नहीं थी जी। तो क्या राजनीति में जिस तरीके से पत्रकारिता को पहले सहयोगात्मक तरीके से देखा जाता था, वो आज वाकई में बदला है क्या? और इससे मैं स्पष्ट जवाब आपसे ही अपेक्षा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम जिस जमाने की भावना होती थी, आप अगर संविधान को देखेंगे, तो जिन्होंने संविधान बनाया है वो वाकई में बहुत बुद्धिजीवी थे। उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि मीडिया का योगदान यहाँ पर देश के विकास के लिए रहेगा, और इसीलिए चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन सहयोग का जो रवैया है वो वाकई में क्या बदला है, या राजनीति और पत्रकारिता का जिस तरीके से संबंध होना चाहिए वो आज कहां पर? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो मीडिया की संख्या इतनी बढ़ गई है, पहले सीमित संख्या में थी, तो वो आदान प्रदान विचारों का, मिलने जुलने का वो ज्यादा संभव था। आप आज एक फील्ड को कवर करने के लिए, एक घटना को कवर करने के लिए 500 लोग पहुंच जाते हैं। क्या 500 लोगों के लिए किसी के लिए भी अकोमोडेट करना यह है क्या, या भेदभाव होगा? पहली बात। दूसरा, एक समय था जब चुनिंदा पत्रकारों को, जितने देश के शीर्ष नेतृत्व था, वो अपने साथ विमान में भारत के आम जनता के टैक्स पेयर के खर्चे पर जो है उनको विदेशों में घुमाया जाता था, उनका पूरी तरीके से उनका जो है ख्याल रखा जाता था, खाने पीने का, हर चीज़ का, रहने का। आज वो सब समाप्त हो चुका है। आज आपको अगर प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा, उनको कवरेज देना पड़ेगा, या दूरदर्शन से फीड लेना पड़ेगा, या सिर्फ कुछ चुनिंदा एजेंसियों को अपने साथ ले लिया जाता है और नहीं होता है। तो ये एक तरह से भेदभाव कम होना भी हुआ है। और दूसरा, आज जो है टेक्नोलॉजी के चलते, सोशल मीडिया के माध्यम से आज आपको मंत्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आज जो नीति निर्धारक है सब सोशल मीडिया में है। वो अपना प्रतिक्रिया, कल ही जो है ट्रंप साहब पर हमला हुआ, तुरंत जो है
5 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री का संदेश आ गया। तो अब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर वेट करने की जरूरत नहीं है या उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ कर दिया है कि आज पुराना वो संबंध तो रहा नहीं, है ना। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, सीधे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो है, एक तो संख्या का बढ़ने की वजह से, दूसरा टेक्नोलॉजी के परिवर्तन होने से ये परिभाषा इसका बदल गई है उन संबंधों का, ये जरूर मैं मानता हूं। और तीसरा जरूर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक ध्रुवीकरण मीडिया में स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो जो है वो मैं मानता हूं कि वो स्वस्थ पत्रकारिता के लिए जो है एक अच्छी बात नहीं है। ये आवश्यक है कि देखिए, मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मतभेद के वजह से मनभेद नहीं होना चाहिए। आज पत्रकारिता में आपको आपसी विद्वेष और मनभेद भी दिखाई देता है, जिससे मैं कम से कम, मेरे जैसे पुराने पत्रकार दुखी हैं। बहुत शुक्रिया आपका केजी सुरेश जी, आपने समय निकाला भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर और तमाम विषयों पर हमसे चर्चा की, तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका और हम जल्द मिलेंगे। मुलाकात हमारी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और भारत एक्सप्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो है चर्चा आयोजित की। बहुत धन्यवाद। तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर खुलकर चर्चा की। देश की शिक्षा नीति के साथ तमाम राजनीति और पत्रकारिता के किस तरीके से सहयोगात्मक रवैया पहले था और आज का परिदृश्य क्या है, तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।